हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग बहुत आज तेजी और बहुत सुंदर तरीके से आज हम लोग घटना चक्र के भूगोल से शुरू करते हैं। ठीक है, आइए हम एक एक सवाल को बहुत बारीकी से बहुत बढ़िया से डिस्कस करके चालू करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन एग्जाम में, वहीं हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए बताइएगा दोस्त, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है बाबू? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान में कितनी है? 8 गो है। 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थापना की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। लद्दाख का सबसे बड़ा जिला कौन है बाबू? लेह। लद्दाख का सबसे बड़ा जिला लेह है और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। अच्छा सर, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ ह्यूम कौन थे? तो एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एओ ह्यूम, एलेन ओक्टेन ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए दोस्तों, तो भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और ये केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। अब सर 8 गो में 2 होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद में आइएगा तो कौन हो गया? दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, और पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार, ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन दीव। फिर आपको कौन सा हो गया? लक्षद्वीप हो गया। कितना हुआ? 8 गो हुआ ना? कोई दिक्कत है? अब देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है बाबू? लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट भी तिरुवनंतपुरम हाई कोर्ट के अंतर्गत है, यानी केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप का हाई कोर्ट। कोई दिक्कत है? लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। कितना है? 36। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप और ये मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री रेखा अलग करती हैं? 9 डिग्री। कितना? 9 डिग्री। ठीक है, और मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री और 10 डिग्री अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है, बताइए, ये तो हो गया अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अब सर अंडमान निकोबार के जो सबसे बड़ा अगर पूछे कि वहाँ पर वहाँ की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अंडमान निकोबार के सबसे ऊंचा चोटी का नाम सैडल पीक। उसके उत्तरी ध्रुव पर स्थित एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी कौन है? नारकोंडम। उत्तरी भाग पर, यानी अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी बिंदु पर स्थित सुषुप्त ज्वालामुखी कौन है? नारकोंडम। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एशिया महाद्वीप के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? अरे बैरन द्वीप। कौन है? ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार में। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। कोई दिक्कत है? चलिएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन है? अगर आपसे बोले कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दिल्ली है। कौन है बाबू? दिल्ली है, यानी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है दिल्ली। ठीक है, 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख है। कौन है बाबू? लद्दाख है। कौन है? लद्दाख। कोई दिक्कत? चलिए, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बबुआ कौन है? लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। अच्छा, इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? पुदुचेरी। चलिए, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है किधर बाबू? तो तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। यानी पुदुचेरी जो है ना, पुदुचेरी वह किसके बीच में है?
तो तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच में, यानी तीनों से यह सीमा साझा करता है, यानी तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया और आंध्र प्रदेश राज्यों के क्षेत्रों में विभाजित है। कौन? पुदुचेरी। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है बाबू? तो त्रिपुरा। ऑप्शन के अनुसार है दोस्त, आप लोग बना दीजिएगा, इसको मार दीजिएगा। सिलवासा राजधानी है। कहाँ का राजधानी है बाबू सिलवासा? तो दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के। देखिए, दादर नगर हवेली का राजधानी पहले कहाँ था? सिलवासा। अब वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन दीव एक में मर्ज हो गया है, तो अब इसका राजधानी दमन हो गया है। कहाँ हो गया है? दमन हो गया है। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ये तो बता दीजिएगा। ठीक, आइए देखिए, जारवा सेंटिनली तथा ओंगे जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अगर पूछेगा कि जारवा जनजाति, सेंटिनली जनजाति तथा ओंगे जनजाति कहाँ निवास करती हैं? अंडमान निकोबार में निवास करती है। चलिए, थारू जनजाति कहाँ के निवासी है बाबू? तो थारू जनजाति उत्तराखंड के, और थारू जनजाति ही दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाती हैं। कौन सा जनजाति बाबू? थारू जनजाति। अच्छा, कुकी जनजाति मणिपुर में। देखिए, कुकी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? मणिपुर में। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? अगर पूछेगा कि भारत के सबसे बड़ी जनजाति कौन है बाबू, बताइए, तो भारत के सबसे बड़ी जनजाति भील है। उसके बाद में कौन है? गोंड जनजाति है, यानी दूसरे स्थान पर कौन है? गोंड। अगर इससे पहले डाटा के देखा जाए ना, तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड का था, लेकिन वर्तमान में भील के भारत की सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है, यानी भील। ठीक है, देखिए, मंगलोआयड जनों से पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, मंगलोआयड। चलिए दोस्त, तो मंगलोआयड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी हैं। अगर पूछेगा कि मंगलोआयड, अभी हाल फिलहाल दरोगा के सेट में यह क्वेश्चन आया था कि बताइए मंगलोआयड जो लोग हैं वह कहाँ के मूल निवासी हैं? तो यह अमेरिका के मूल निवासी हैं। कहाँ के बाबू? अमेरिका के मूल निवासी हैं। मंगलोआयड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी हैं। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। मंगलोआयड प्रजाति के लोगों का रंग कैसा होता है? पीला होता है। इसके शरीर पर बालों की कमी होती है, बाल बहुत कम पाए जाते हैं और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अध खुली आँखों का होना, यानी चिंगमिंग चुंगमिंग चाइना जैसा इनकी आंखें होती हैं, हल्का हल्का खुला रहता है, पूरा इनके जैसे खुला नहीं रहता है। ठीक है, पूरा आंख नहीं खुला रहेगा, कम खुला रहेगा। ठीक है, और क्या दोस्त, तो और आपको बता दें कि बालें सीधी होती है, नहीं किसी का देखेगा बालवा खत्म झाड़िएगा बबलू खान है, हाँ, तो ऐसा बहुत रहता है। ठीक है, यानी किसी का बाल अगर कितना भी झाड़ेगा तो उसको ऊपर ही रहेगा, तो समझ है कि वो मंगलोआयड प्रजाति के। चलिए, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगलोआयड प्रजाति ये समूह पाया जाता है, यानी उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगलोआयड प्रजाति पाए जाते हैं। कोई दिक्कत है? भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है। कौन सा बाबू? तो संथाल। कौन सा? संथाल। यानी भारत की सबसे बड़ी कौन सी प्रजाति जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? तो संथाल। और संथाल कहाँ की जनजाति है बबुआ? तो झारखंड के। झार के चल गई झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची, और झारखंड की राजधानी रांची से ही कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती ना। झारखंड की राजधानी रांची किस पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर के पठार पर। और छोटा नागपुर के पठार से ही दामोदर नदी निकलती है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहते हैं। समझ गई? कोई दिक्कत? तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं? ठीक है, आइए, भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? यानी द्रविड़ीय प्रजाति कहाँ पर? तो दक्षिण भारत में। द से द्रविड़, द से दक्षिण, द से दक्षिण, यानी द्रविड़ प्रजाति कहाँ पर? दक्षिण भारत में। अच्छा जी, भारत में जो एकमात्र मानवाभ कॉपी पाया जाता है वह कौन सा है?
तो असम का श्वेत भौं गिबन। असम का श्वेत भौं गिबन जो है ना, भारत में एकमात्र मानवाभ कॉपी पाया जाता है। कहाँ पर? तो असम का श्वेत भौं गिबन में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में। हरियाणा में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। बात समझ में आया क्या? यानी हरियाणा ऐसा राज्य है बाबू कि वहाँ पर कोई भी जनजाति नहीं निवास करती है। यानी महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये सब में जनजाति पाई जाती हैं, बिहार में जनजाति पाई जाती हैं, लेकिन हरियाणा में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब बताइएगा थारू जनजाति कहाँ पर? उत्तराखंड में। भूटिया जनजाति सिक्किम में। भूटिया जनजाति सिक्किम में। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा में। ये ऐसे कोल जनजाति कहाँ पर? झारखंड में पाई जाती हैं। अच्छा, कोल विद्रोह कहाँ पर हुआ था? झारखंड में ही। अच्छा सर एक और चीज़ बता दीजिए कि जो कोल इंडिया लिमिटेड कौन था? कोल इंडिया लिमिटेड ना, इसका स्थापना 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती हैं? थारू जनजाति। ठीक है, देखो थारू जनजाति है ना बाबू, अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो थारू लोगों का निवास बाबू उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में। ठीक है। अच्छा सर, लिम्बू जनजाति सिक्किम में। लिम्बू सिक्किम में। या येथकुंग नाथुल्ला दारा कहाँ है? नाथुल्ला दारा लिम्बू जनजाति सिक्किम में। लिम्बू जनजाति सिक्किम में। कार्बी या मिकिर जनजाति कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ पर बाबू? कार्बी या मिकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में, मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर बाबू? हिमाचल प्रदेश में। यानी गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। निम्न में से कौन सा धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो गद्दी। कौन? गद्दी। गद्दी ऐसा जनजाति है बाबू जो कि धौलाधर श्रेणी क्षेत्र में पाई जाती है। अगर गद्दी कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। संथाल निवासी हैं कहाँ के बाबू? तो पूर्वी भारत के। कहाँ के? पूर्वी भारत के। ऐसे राज्य पूछ दे तो झारखंड राज्य में बेसिकली मुख्यतः गारो जनजाति कहाँ पर? गारो और खासी जनजाति और जयंती या मेघालय में पाई जाती हैं। ठीक है, खासी एवं गारो भाषा बोलने वालों की जनसंख्या पाई जाती हैं तो मेघालय में। कहाँ पर बाबू? मेघालय में। गारो और खासी जयंतीय जनजाति कहाँ पर? मेघालय में। गारो, खासी, जयंती या पहाड़िया भी कहाँ पर? मेघालय में। नहीं, मेघालय किसे कहा जाता है? मेघालय को। लेप्चा जनजाति बाबू सिक्किम में। लेप्चा जनजाति सिक्किम में। और डाफर कह देगा तो गुजरात में। ओ सेट, एकदम डाफर है। डाफर माने जानते हो? पागल, मूर्ख, डाफर। आजकल लड़किया टॉप दे लड़का बा के डाफर कह देते सन। ओए डाफर, डाफर तो डफर लड़का लड़के कह दिलस तो मतलब कि समझोगी क्या हो गया। हम लोग जब पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, शर्मा जी के बोल दिलस लड़की ओए डफर, एकदम डफर जैसा करता है हरकत। ठीक है, यानी समझ में आ रहा है ना बात है। अब सोचिए कि वो आके कहता है कि ये हरेंद्र ये डफर है, हमको कह दी तो डफर माने मूर्ख, सिली, एकदम से सिली है। क्या है? मूर्ख। समझ में आ गया क्या? तो दूगो स्पेलिंग याद भइल ना भाई साहब, ना तो कोनो लड़की बोल के गरिया के चल जिया समझो। डफला कहाँ के है? अरुणाचल प्रदेश के। डफला कहाँ पर बाबू? अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। असम के कुछ भागों में भी डफला जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगर डाफर कह देगा तो गुजरात में। आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है। चेंचू, कौन सा? चेंचू जनजाति। नल्लामलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। नल्लामलाई, अन्नामलाई, मुदुमलाई तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। नल्लामलाई कहेगा तो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश।
अगर कहेगा कि अन्नामलाई अमुदुमलाई, तब कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। केरल के भी कुछ भागों में चेंचू जनजाति पाई जाती है। ठीक है। अच्छा सर, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति। भारत के सर्वाधिक जनजाति कौन सी है बाबुआ? तो भील जनजाति है। बोडो निवासी है कहाँ के? तो गारो पहाड़ी के। यानी बोडो जनजाति जो है ना वह गारो पहाड़िया पर। कोई दिक्कत है? लेकिन सर अगर पूछ देगा कि टोडा जनजाति निवास करती हैं तो नीलगिरी की पहाड़िया पर। और नीलगिरी की पहाड़िया तमिलनाडु। कहाँ पर? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। दोनों घाट के मिलन स्थल पर कौन सा? नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। भूला जाइएगा, कोई दिक्कत है? एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है कौन सा है? तो मुंडा जनजाति ना। कोई दिक्कत? उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है बबुआ? थारू जनजाति। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उरांव के। कहाँ के? उरांव। उरांव जो जनजाति है ना बाबू, इसकी सामाजिक संस्था कौन सी है? घुमकरिया। घुमकरिया। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कोई दिक्कत है? सुनिएगा, बताइए भील जनजाति कहाँ पर? राजस्थान में। बंजारा राजस्थान में। संथाल झारखंड में। संथाल है झारखंड में। राजी उत्तराखंड है। राजी राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कह देगा तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। लेप्चा जनजाति कहाँ पर? सिक्किम में। बिरहोर झारखंड में। बिरहोर जनजाति कहाँ पर? झारखंड में। भूटिया सिक्किम में। टोडा जनजाति तमिलनाडु। सेंटिनेली अंडमान निकोबार नहीं। टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बिरहोर झारखंड में, गारो मेघालय में। चलिए, चांगपा तिब्बतीय प्रजाति समूह है। चांगपा जो है एक तिब्बतीय प्रजाति है, तिब्बत में निवास करने वाली प्रजाति है। कौन सा बाबू? चांगपा। यह अर्ध खानाबदोश प्रजाति है। कैसी है? अर्ध खानाबदोश प्रजाति है। कोई दिक्कत है? सहरिया जनजाति कहाँ के लोगों का निवास स्थान है? सहरिया जनजाति कहाँ पर? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। देखिए भील, बंजारा और सहरिया नहीं। झूमर नृत्य कहाँ के? राजस्थान के। फिर दिक्कत? बिहार के कौन नृत्य है? जाट जाटिन। कौन है? जाट जाटिन। हाँ। जौनसारी, जौनसारी जनजाति कहाँ की है? उत्तराखंड के। कहाँ के? उत्तराखंड के। और संथाल कहाँ के हैं? झारखंड के। बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्त, भारत प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ठीक है। यानी प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम क्या है बाबू? तो सबसे पहले कृत, तब त्रेता, तब द्वापर और तब कलयुग। बात समझ में आ गया क्या? तो वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कौन चल रहा है? पहले था कृत युग, उसके बाद त्रेता आया, उसके बाद में द्वापर युग आया, उसके बाद में कलयुग। अब बात समझ में आ गई क्या? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो मत मयूर। मत मयूर। मत मयूर जो था ना बाबू, वह शैव संप्रदाय था। ठीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। यह क्या है? देव और उसकी शक्ति का योग है। ठीक है। नैनार कौन थे बाबू? तो नैनार शैव थे। नैनार शैव भक्त थे। शैव भक्त को नैनार कहा जाता था। और अलवार वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था? अलवार। यानी शैव संतों को
नैनार, और वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। नैनार की संख्या 63 थी और जबकि अलवारों की संख्या 12 थी। खुद ही कहते अलवार किसके उपासक थे बाबू? तो विष्णु के। अलवार वैष्णव के उपासक थे और जबकि शिव के उपासक नैनार थे। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। यानी भगवत संप्रदाय में बाबू भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो बलराम को। भगवान बलराम जो थे उनको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। किसको? भगवान बलराम को। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। यानी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। किसको बाबू? तो केवल वासुदेव से। किससे संदर्भित है? केवल वासुदेव से। भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। कौन बाबू? तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। यानी हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है ना, वह भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ जो है ना, वह भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी है? तो तक्षशिला के। कहाँ का? यानी बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस, जो बेसनगर अभिलेख है ना बाबू, उसमें जो हेलियोडोरस का चित्र था, यानी हेलियोडोरस जो था वह कहाँ का निवासी था? तो तक्षशिला के। अब विश्व का सबसे बड़ा पहला विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो वाराह को। किसको? वाराह को। विष्णु के किस अवतार को? ना आदमी कहलन कि क्या रे बराहे हवे, एकदम से बरा हवे। यानी कहने का मतलब है कि विष्णु के किस अवतार को? तो वराह एक विष्णु का अवतार था। तो विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो किसको? वाराह को। निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो भगवत गीता। कौन बाबू? भगवत गीता। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो वह कौन होता है बाबू? भगवत गीता। कौन? भगवत गीता। भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण। यानी भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। भागवत कथा होता है ना, रोज टीवी पर आप लोग सुनती हैं, तो जो भागवत कथा होती हैं, ठीक है, तो उसके वह किसके प्रवर्तक थे बाबू? तो कृष्ण के। किसके? कृष्ण के। कृष्ण भी भगवान थे। ठीक है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। यानी किस ग्रंथ में? तो देखिए, छांदोग्य उपनिषद में बाबू देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। कृष्ण जी का वर्णन किस में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो भागवतों ने। किसने? भागवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किया था, भागवतों ने। खुद ही कहते हैं। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो शाक्त धर्म से। कालिका पुराण का पूछेगा कि संबंध किस धर्म से है? तो शाक्त धर्म से। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के तट पर नासिक में कुंभ मेला हर 12 वर्ष पर, खुद ही कहते 12वें वर्ष में लगता है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? रामायण आप देखिए ना, बताइए किस कांड में? तो किष्किंधा कांड। किसमें? किष्किंधा कांड। सुंदर कांड होता है, किष्किंधा कांड होता है। तो किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों,
तो हम लोग बढ़ते हैं 19वीं सदी में। किधर? 19वीं सदी में। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है। और क्या? तो सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। ठीक है। तो दोनों कथन और कारण दोनों बाबू सही है। आइए, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। यानी किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने क्या किया था? पश्चिमी सभ्यता इनको प्रभावित किया था। ठीक है। निम्न गुफाओं में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। यानी राजा राम मोहन राय के बबुआ जो ये थी था ना, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के बारे में क्या देखकर ख्याल आया? राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में। कहाँ पर? 1772 ईस्वी में। कहाँ बाबू? बंगाल के कहाँ पर? तो नदिया जिला के हुगली जिला, बताइए, हुगली में हुआ था, हुगली जिला में हुआ था। किसका? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे, इसने ब्रह्म समाज की स्थापना कब? 1828 में। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और सर, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने ही। कब? 1800। वेदांत कॉलेज की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1815 में। कब? 1800। स्वामी विवेकानंद कहाँ से हो जाएगा? ठीक है। चलिए दोस्त, तो वेदांत कॉलेज की अगर स्थापना कहे ना कि कब हुआ था बाबू? वेदांत 1825 में। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय में, राजा राम मोहन राय ने। अगर 1815 में बात करें तो आत्मीय सभा, कौन सा बाबू? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय द्वारा 3 पत्रिका लिखा गया था। कौन कौन? एक हो गया संवाद कौमुदी, यह बंगाली भाषा में, ब्रह्म क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा में, और मीरात उल अखबार फारसी भाषा में। मीरात उल अखबार फारसी भाषा में। ये तीनों पत्रिका को किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, सुनिए, हाँ, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। अब भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। कोई दिक्कत है? हाँ, आधुनिक भारत का अग्रदूत। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत कौन था? तो राजा राम मोहन राय। अब कितना बताएं, भारत का राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, राष्ट्रवाद का पैगंबर। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है बबुआ? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो आत्मीय सभा। यानी राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सा था? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना किया था। कब? 1815 ईस्वी में। कोई दिक्कत है? निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय 1828 में। बहुत सुंदर। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। राजा राम मोहन राय को उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। 1833 में ब्रिटेन में बबुओ, इंग्लैंड में ब्रिस्टले में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। बहुत दुखद समाचार।
खुद ही कहते हैं। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय के समाधि स्थल कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो अकबर द्वितीय ने। ठीक है। अब आइए सुनिएगा, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर, यानी एक देववाद के सिद्धांत पर। किस पर? एकेश्वरवाद कहिए या एक देववाद। एकेश्वरवाद में मूर्ति पूजा का विरोध होता है। एकेश्वरवाद में मूर्ति पूजा का विरोध होता है। अब आपसे क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में किसने, भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने मूर्ति पूजा की उपासना का शुरुआत किया था? मूर्ति पूजा रख कर उसका, यानी बौद्ध धर्म के लोगों ने। किसने? बौद्ध धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा का क्या किया था? शुरुआत किया था। सर्वप्रथम किसकी मूर्ति? तो गौतम बुद्ध की मूर्ति का। बहुत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। कौन थे बाबू? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कौन थे बाबू? तो नव हिंदूवाद के संस्थापक थे। अच्छा सर, रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। यानी स्वामी विवेकानंद के पिता के नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। तो दोस्त, स्वामी विवेकानंद के पिता नहीं थे, कौन है? रामकृष्ण परमहंस। उनके गुरु के नाम क्या था? यानी उनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है। अच्छा जी, हाँ, उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद ने इस नवीन हिंदू के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए। शिकागो अमेरिका में। कौन है? 1893 में शिकागो अमेरिका में गए। कौन? स्वामी विवेकानंद। तथा उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, यानी विश्व धर्म संसद जो परिषद का आयोजन हुआ था, उसमें अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया और वहीं से इनको तूफानी हिंदू का दर्जा दिया गया। खुद ही कहते, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। कब? 1893 में। कब बाबू? 1893 में। किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विवेकानंद। अगर पूछेगा कि देखिए, एक वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। लेकिन व्यवहारिक वेदांत के संस्थापक कौन थे बाबू? तो स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक को ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने, यानी स्वामी विवेकानंद ने बाबू, ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, सुनिएगा। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 में शिकागो गए, तो हो गया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद। कब? 1897 में। 1887 में बेलूर मठ की स्थापना पश्चिम बंगाल में किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन का 1897 में। अच्छा, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। निम्नलिखित संगठनों में से किसने सूधी आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज। आर्य समाज ने सूधी आंदोलन का किया था बाबू? समर्थन किया था। अब सूधी आंदोलन था क्या? देखिए, सूधी आंदोलन अगर बात करें तो बेसिकली सूधी आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में स्थापित आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ने आर्य समाज की स्थापना किया था। इसने हिंदुओं के हिंदू धर्म में वापसी हेतु सूधी आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, सूधी आंदोलन चलाया था किसने? बताइए। अगर पूछ देगा कि सूधी आंदोलन किसने चलाया था तो आपको चलो अच्छा चलिए दोस्त,
निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। कोई कहते मार्टिन, हाँ, भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। सूधी आंदोलन का बात रहा ना, तो सूधी आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को सूधी आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है बाबू? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने सूधी आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था बाबू? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, यह किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है। यह किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है बाबू? तो आत्माराम पांडुरंग। नहीं, अच्छा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। कब बाबू? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज के स्थापना हुआ था। महादेव गोविंद रानाडे ने इस संस्था को 1869 ईस्वी में जुड़े, यानी प्रार्थना समाज से महादेव गोविंद रानाडे कब जुड़े थे? 1869 ईस्वी में। चलिए, सत्यशोधक समाज किसने स्थापना किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले की जो पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। कौन है? गुलामगिरी। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का। किसका? सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम इस क्यूज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से इस क्यूज को देखे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, दुलार प्यार देते रहिए। आप जम कर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा कर ही हटे, लाइक दबा दे 5-6 हज़ार। ठीक है। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।